कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर देखेंगे। पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम बनाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, भारत में जो पर्यावरण संरक्षण का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। हड़प्पा संस्कृति भी पर्यावरण से ओतप्रोत थी और जो वैदिक संस्कृति भी थी उसमें भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई थी। भारतीय संविधान जो 1950 में लागू किया गया था उसमें सीधे तौर पे तो पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान नहीं जुड़े थे, लेकिन सन 1972 के जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें जो है भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा और सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन करके दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े थे। 1976 में संविधान का संशोधन करके दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है संविधान में जोड़ दिए थे। पहला था 48A और दूसरा कौन था 51A का जी। ये दोनों आपके जो अनुच्छेद हैं, ये दोनों अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। 48A में राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। और अनुच्छेद 51A के जी में नागरिकों को कर्तव्य प्रदान किया गया है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उसका संवर्धन करे और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की जो गुणवत्ता थी वो निरंतर जो है कम होती जा रही थी और पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी में प्रभावी नियंत्रण और प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय समय पे अनेक कानून और नियम बनाए थे। इनमें से अधिकांश का मुख्य आधार जो है प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण करना था। इसी नियंत्रण और निवारण के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपना पहला अधिनियम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। दोस्तों, कृषि, उद्योग और शहरीकरण से वनों का जो है काफ़ी कटाव हो रहा था और वनों के अधिक कटाव से अनेक जो है वन्य जीव जंतुओं की कई प्रजातियां जो है लुप्त हो गई थी और यह लुप्त होने की कगार पे थी। वन्य जीवन के महत्व को ध्यान में रखकर और लुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने अनेक जो है कदम उठाए थे। जैसे सन 1952 में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का गठन किया गया था और इस बोर्ड के अंतर्गत वन्य जीवन पार्क और अभयारण्य बनाए गए थे। लेकिन 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारत जीव जंतुओं और वनस्पतियों की समाप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समझौते का सदस्य बना था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था थी तथा इन जातियों के व्यापार की मनाही थी। और इस अधिनियम के कुछ जो है मुख्य प्रावधान थे वो भी अभी हम लोग देखेंगे। पहले तो ये जानिए, ये भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। लागू होने की तिथि क्या थी? 9 सितंबर 1972। उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण देना। जैसे दोस्तों संकटग्रस्त वन्य प्राणियों की एक सूची बनाई गई थी 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत और उनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संकटग्रस्त पौधों को संरक्षण दिया गया। राष्ट्रीय चिड़ियाघरों तथा अभयारण्यों में मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखने तथा प्रबंध व्यवस्था को बेहतर बनाने के जो है नियम बनाए गए थे। लुप्त होती जो प्रजातियां थी उनको संरक्षण तथा उनके अवैध व्यापार को रोकना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। और चिड़ियाघरों और अभयारण्यों में वंश वृद्धि कराना, ये इसमें जो है एक नियम बनाया गया था जिससे जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनके जीवों का संरक्षण किया जाए जिससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो। प्रावधान क्या क्या किए गए थे वह भी मैंने आपको बताया। वन्य जीवों का आवास रक्षण विशेष क्या था
किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने की सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंसा इन तीनों का शिकार भी वर्जित था। अब हम लोग अपना अगला अधिनियम देख लेंगे, वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 अधिनियमित होने की तिथि क्या थी? 27 दिसंबर 1980। भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना। और इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात कोई भी वन भूमि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना गैर वन भूमि या किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती थी। आबादी के बढ़ने तथा मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का कटना स्वाभाविक था। अतः ऐसे कार्यों की योजनाएं बनाते समय तथा वनों को काटने हेतु मार्गदर्शिकाएं तैयार की गई थी, जिससे वनों को कम से कम नुकसान हो। और ये मार्गदर्शिकाएं कौन कौन सी थी? पहला था वन संबंधी योजनाएं इस प्रकार हो ताकि वन संरक्षण को बढ़ावा मिले, वनों की कटाई जहां तक संभव हो रोकी जाए। थर्ड, इसका क्या पॉइंट था? पशुओं के लिए चारागाहों को ध्यान रखना चाहिए और चारे के उपबंधन हेतु विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। कुछ समय के लिए वनों की कटाई पे पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि जो है पेड़ पौधे काफ़ी संख्या में उग सकें। अब आगे हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1906। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार यहाँ से पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले तो पूछ लेता कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जो है पारित हुआ या लागू हुआ था? तो 1986 में। इसका अन्य नाम क्या है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून, याद रखिए 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसी कारण इसको छाता विधान भी कहते हैं। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयत्न करना। इस अधिनियम में यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कुल 26 धाराएं हैं। याद रखिएगा, कुल 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। और यह कानून पूरे भारत में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में कुछ बिंदु जो है बताए गए हैं जो कि उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। पहला तो पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, मानव प्राणियों जीवों पादपों को संकट से बचाना, पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक विधि निर्मित करना और विद्यमान कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों का गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों के बीच समन्वय बनाना जो है ये इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। मानवीय पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक व्यापक कानून है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां भी हैं जिनके द्वारा वह पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण व सुधार के लिए उचित कदम उठा सकती है। और इसके लिए केंद्रीय सरकार को पर्यावरण गुणवत्ता मानक निर्धारित करने, औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने, दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करने तथा हानिकारक तत्वों का निपटान करने, प्रदूषण के मामले की जांच एवं शोध कार्य करने, प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल निरीक्षण करने, प्रयोगशालाओं का निर्माण करने तथा जानकारी एकत्रित करने के लिए भी कार्य सौंपे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण के द्वारा जो है अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या था? और ये सम्मेलन कब हुआ था? जून 1972 में स्टॉकहोम में।
के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। अब हम लोग अपना अगला अधिनियम देखेंगे, जैव विविधता अधिनियम। कई बार प्रश्न पूछा है जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में जो है लागू किया गया था, तो ये पारित किया गया था कब, 2002 में। भारत विश्व में जैव विविधता के स्तर पर जो है 12वें स्थान पर आता है। अकेले भारत में लगभग 45,000 पेड़ पौधों की व 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व की लगभग 7.1% वनस्पतियों तथा 6.5% जानवरों की प्रजातियों में से है। जैव विविधता का संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने 2000 में एक राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण क्रियान्वयन योजना शुरू की थी, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों तथा आम जनता को भी शामिल किया गया था। इसी क्रम में सरकार ने जैव विविधता संरक्षण कानून 2000 पास किया, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वर्ष 2002 में इसको 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था और इस कानून का उद्देश्य मुख्यतः क्या था, जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था की जाए, उसके विभिन्न अंशों का टिकाऊ उपयोग किया जाए, जीव विज्ञान संसाधन ज्ञान के उपयोग का लाभ सभी में बराबर विभाजित किया जाए। अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान किया गया था और राज्य स्तरों पर भी राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थापित किया गया था तथा स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करने का प्रावधान भी इस कानून के प्रावधानों को ठीक प्रकार से सभी जितने भी स्थानीय स्तर तो थे वहाँ पे भी जैव प्रबंधन समितियों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था, जिससे जो है इस कानून के प्रावधानों का ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। प्रावधानों को क्रियान्वयन करने हेतु इसको पारित किया गया था। स्थापना, जब जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित हो गया था तो उसके बाद जो राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, कब, 2003 में, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, चेन्नई, तमिलनाडु में। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता जो संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था, केंद्रीय सरकार को कुछ दायित्व सौंपे गए थे। पहला था उन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव जांचना जिनसे जैव विविधता को हानि पहुंचने की आशंका हो। दूसरा, जैव तकनीकी से उत्पन्न प्रजातियों के जैव विविधता तथा मानव स्वास्थ्य में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के लिए नियंत्रण तथा उपाय सुनिश्चित करना। तीसरा था स्थानीय लोगों की जैव विविधता संरक्षण की परंपरागत विधियों की रक्षा करना। और चौथा था जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को उठाना। यह सब राष्ट्रीय वन नीति के बारे में जान लेते हैं जो 1988 में आई थी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास करना, पुनः वानिकीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण करना, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन देना तथा अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति करना। गाँवों में जो है लकड़ी का जो है मुख्यतः प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, तो लकड़ी के अलावा अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था जिससे जो है वनों की जो है कटाई रोकी जा सके। दोस्तों इसके अलावा सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय जल नीति जो 2002 में आई थी, इसको पर्यावरण नीति, वन अधिकार अधिनियम, इन सबको भी लाया गया था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। दोस्तों भारत सरकार जो है, भारत संसार के उन थोड़े से देशों में से एक है जिनके संविधानों में पर्यावरण का विशेष उल्लेख किया गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानूनों का निर्माण किया गया है तथा पर्यावरण संबंधी विधेयक होने पर भी भारत में पर्यावरण की स्थिति जो है काफ़ी गंभीर बनी हुई है। आज भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे नाले, नदियाँ तथा झीलें औद्योगिक कचरे से भरी हुई है। दिल्ली का अगर आप यमुना नदी देखेंगे तो वो नदी कम और नाला अधिक लगती है। वन क्षेत्रों में कटाव अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
भारत में जिस प्रकार से पर्यावरण कानूनों को लागू किया जा रहा है उसको देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि इन कानूनों के महत्व को अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। और इसी दिशा में जो है पर्यावरण नीति 2004 को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता हो गई थी। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए प्रयासों में आम जनता की भी भागी सुनिश्चित करना ज़रूरी हो गया है। जब तक कोई भी जो आम इंसान है वो अगर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा नहीं देगा तब तक पर्यावरण संरक्षित नहीं हो सकती है। अभी भी आप देखेंगे गांव में अभी भी जो है कुछ पेड़ों को काट दिया जाता है कि उससे खेत बढ़ जाएंगे। इन सब की वजह से भी तो पर्यावरण जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण में जो हमारी न्यायपालिका है उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों से स्वच्छ पर्यावरण को मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। दिल्ली में प्रदूषित इकाइयों की बंदी तथा स्थानांतरण, सीएनजी का प्रयोग, ताजमहल को प्रदूषण से बचाना, पर्यावरण को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना तथा संचार माध्यमों के द्वारा पर्यावरण के महत्व का प्रचार प्रसार आदि न्यायपालिका के सराहनीय प्रयासों में से एक है। जनहित याचिकाओं ने भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज तथा आम आदमी की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया है। और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप आज सरकार द्वारा नीति निर्माताओं की सूची में पर्यावरण प्रथम मुद्दा है तथा वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये था हम लोगों का आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने भी अधिनियम बनाए गए थे उन अधिनियमों पे चर्चा की है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।